नमस्कार, स्वास्थ्य सीक्रेट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नेचर क्योर के प्राकृतिक चिकित्सा के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेचर क्योर का फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि सारी जो बीमारियां हैं उसका रूट कॉज क्या है? हमारे शरीर में एक्यूमुलेटेड वेस्ट मैटर। हमारे शरीर में अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और ये सेल्स अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो करते हैं उसमें बहुत सारा वेस्ट मैटर प्रोड्यूस होता है। अगर ये वेस्ट मैटर प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं होता है तो वहाँ से ही सारी बीमारियाँ स्टार्ट होती है। हमारे शरीर को हमेशा ही डिटॉक्सिफिकेशन की कंटिन्यूस नीड रहती है और अगर प्रॉपरली एलिमिनेशन नहीं होता है टॉक्सिन्स का तो वहीं से सारी बीमारियाँ स्टार्ट होती है। और इसके अलावा ऑब्वियसली हमारे शरीर में एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स किसी तरह पहुंच जाते हैं, फूड एडिटिव्स है, केमिकल एडिटिव्स है फूड में। तो ये सारा जो सब्सटेंसेस है, ये सारे प्रोडक्ट्स है जो कि हमारे सेल की नॉर्मल एक्टिविटीज़ में बाधा डालते हैं, ये सब हम टॉक्सिन्स कह सकते हैं। और इनका अगर प्रॉपरली एलिमिनेशन नहीं होता है तो वहीं से सारी डिजीज़ेस स्टार्ट होती है। तो ये है नेचर क्योर का फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल। नेचर क्योर का सेकंड बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि सारी जो एक्यूट डिजीज़ेस है, कॉमन कोल्ड है, फीवर्स हर तरीके के जो है, स्किन इरप्शंस है, इन्फ्लेमेशन है, सारी जो एक्यूट डिजीज़ेस है वो सब एक्चुअली में एक हीलिंग क्राइसिस है, एक टॉक्सिसिटी क्राइसिस है, जहाँ पे नेचर है वो ड्रास्टिक मेजर्स अपनाती है बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए। हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं, बॉडी उनको टॉलरेट करता है, लेकिन टॉलरेंस की एक लिमिट होती है। जब ये लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, जब टॉक्सिन्स की क्वांटिटी इतनी बढ़ जाती है कि बॉडी अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो बॉडी हमारा जो है वो हीलिंग क्राइसिस जनरेट करता है। बॉडी हमारा कहता है कि अब हद हो गई और एक हीलिंग क्राइसिस प्रोड्यूस करता है। इस क्राइसिस में हमारे जो एलिमिनेशन के ऑर्गेन्स है, लंग्स है, इंटेस्टाइन्स है, लीवर है, किडनीज़ है, स्किन है, ये सारे ऑर्गेन्स जो है एक्टिव हो जाते हैं। बॉडी की सारी जो एनर्जी है वो एलिमिनेशन में लग जाती है और किसी चीज़ के लिए हमारे पास एनर्जी बचती नहीं है। इसीलिए हम काफ़ी इल फील करते हैं, हम बेड रेस्ट की हमें ज़रूरत लगती है। और ये टॉक्सिसिटी क्राइसिस में जो वायरसेस और बैक्टीरिया है उनका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सारे जो वायरसेस और बैक्टीरिया है वो एक्चुअली डीकम्पोजर्स है। उनका काम है नेचर में कि जो कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स लंबी लंबी चेन होती है, उनको ब्रेक डाउन करते हैं और उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, जो तत्व है, वो नेचर में वापस लौट आते हैं। तो हमारे शरीर में भी जब टॉक्सिक मैटर एक्यूमुलेट होता है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए वायरसेस और बैक्टीरिया आ जाते हैं। ये मानना कि वायरसेस और बैक्टीरिया एक्चुअली में बीमारी करते हैं, वो तो ऐसा कहने जैसा है कि जैसे अगर कचरे का कोई ढेर पड़ा है और उसके ऊपर अगर मक्खी बैठी है और हम ये कहें कि मक्खी ने ये कचरा किया है। ऐसा है नहीं। वायरसेस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में कोई भी ऐसे सेल्स और टिश्यूज़ में नहीं जाएंगे जहाँ पे उसका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्लीन होगा। हमारे शरीर में जो क्लीन सेल्स और टिश्यूज़ है वहाँ पे वायरसेस और बैक्टीरिया नहीं पनप सकते हैं, वहाँ पे उनके लिए कोई काम ही नहीं है। वायरसेस और बैक्टीरिया ऐसे टिश्यूज़ में पनपते हैं, ऐसी जगह पे वो ग्रो होते हैं, प्रोलिफरेट होते हैं जहाँ पे बहुत सारा टॉक्सिक मैटर एक्यूमुलेटेड है। लुईस पास्चर, जिसने कि जर्म थियरी दी थी, उसने अपने अंतिम समय में, उसके आखिरी दिनों में उसने ये स्वीकार किया था, उसने माना था कि उसकी थियरी एक्चुअली में गलत है। लेकिन तभी तक सारी दुनिया में उसकी थियरी है, हर कोई स्वीकार चुका था। और ये थियरी एक्चुअली, मेरा ये मानना है कि ये थियरी स्वीकारने में इजी है, क्योंकि हम एक छोटे से वायरस के ऊपर, छोटे से बैक्टीरिया के ऊपर ब्लेम डाल सकते हैं। हम एक्चुअली फिर खुद के ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी और जगह पे फेंक सकते हैं। तो ये जर्म थियरी जो है वो एक्चुअली में ट्रू नहीं है। और वायरसेस और बैक्टीरिया में एक फिनोमेनन पाया जाता है, एक एक्सपेरिमेंट पे डिस्कवर हुआ ये फिनोमेनन, जिसको कि प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म क्या है? हमारे शरीर में, ब्लड में और टिश्यूज़ में प्रिमिटिव फॉर्म में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही है
और जब हमारे बॉडी का पीएच जो है वो एसिडिक साइड थोड़ा बहुत चला जाता है, तो ये जो प्रिमिटिव माइक्रोब्स है वो मॉर्फ हो जाते हैं, वो बैक्टीरिया का रूप ले लेते हैं। अगर पीएच थोड़ा और ज़्यादा एसिडिक साइड है तो ये फंजाई बन जाते हैं, और बहुत ज़्यादा एसिडिक साइड है तो ये वायरस बन जाते हैं। तो ये वायरसेस और बैक्टीरिया जो है उनको किल करना एक्चुअली रैशनल नहीं होगा, वो एक्चुअली हेल्प करते हैं हमारी टॉक्सिसिटी क्राइसिस में। और ऑब्वियसली हमारा बॉडी जो है इम्यून सिस्टम को भी मोबिलाइज करता है। इम्यून सिस्टम का भी एक यूनिक रोल है। इम्यून सिस्टम क्या करती है, जब ये वायरसेस और बैक्टीरिया जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं तो वो भी टॉक्सिक, उनके भी मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, और इन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को एक्चुअली इम्यून सिस्टम जो है वो निकाल देती है, और साथ साथ वायरसेस और बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल में रखती है। आउट ऑफ कंट्रोल वायरस की अगर नंबर्स जो है उनकी संख्या जो है आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, तो ये जो काम है उनको कंट्रोल करने का वो इम्यून सिस्टम करती है। तो दोनों मिलके एक्चुअली हमारे बॉडी में ये टॉक्सिक मैटर को एलिमिनेट करने में लग जाते हैं। हमारे बॉडी की सारी एनर्जी, सारी इंटेलिजेंस, सब कुछ उस टाइम पे बॉडी में से टॉक्सिसिटी रिमूव करने में लगी हुई होती है। यानी कि सारी जो एक्यूट डिजीज़ है वो क्या है एक्चुअली में, हीलिंग क्राइसिस, जहाँ पे बॉडी इन टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए अपने एफर्ट लगाता है। और ये नेचर क्योर का सेकंड बेसिक प्रिंसिपल ये भी कहता है कि अगर नेचर के इस हीलिंग एफर्ट को हम सप्रेस कर देते हैं, सिर्फ सिम्टम लेवल पे उसको दबा देते हैं, हीलिंग की जो टॉक्सिसिटी क्राइसिस की, हीलिंग क्राइसिस की जो एलिमिनेशन की जो चैनल्स है वो किसी तरीके से हम ब्लॉक कर देते हैं, प्रॉपरली होने नहीं देते हैं एलिमिनेशन, तो बॉडी को फिर मजबूरन ये सारा जो वेस्ट मैटर है उसको कहीं और एडजस्ट करना पड़ेगा। और सारी जो क्रोनिक डिजीज़ है वो एक्चुअली ऐसे ही होती है। क्रोनिक डिजीज़ जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, र्यूमेटिज़म है, ये सारी क्रोनिक डिजीज़ एक्चुअली में एक्यूट डिजीज़ जो है उनको जब हम सप्रेस करते हैं, उनके सिम्टम्स को सप्रेस कर देते हैं और बॉडी को एलिमिनेट, टॉक्सिन्स एलिमिनेट करने का मौका नहीं देते, तब होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एंड बाय द वे, टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट कब होते हैं, जब उनको प्रॉपरली एलिमिनेट ना किया जाए, और नेचर के रूल्स को जब हम ब्रेक करते हैं तो उनका एलिमिनेशन जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो हमारे आहार, विहार और विचार में जब हम नेचर के रूल्स को ब्रेक करते हैं तब ये टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई पर्टिकुलर दिन समझ लीजिए हमने काफ़ी अनहेल्थी खाना खाया है, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, टी, कॉफ़ी, अलग अलग प्रकार की ये जब जो स्टिमुलेंट्स है उनको खाया है, तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे स्टोमक की लाइनिंग को इरिटेट करते हैं। हैवी एब्रेसिव फूड है, नॉन वेजिटेरियन फूड है फॉर एग्जांपल, तो ये सारा जो चीज़ें हैं हमारी स्टोमक की लाइनिंग को इरिटेट करते हैं, और डाइजेस्ट होने में भी अगर कोई फूड बहुत ही हैवी है तो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट है स्टोमक में पड़ा रहेगा। इसकी वजह से होता ये है कि थोड़ा बहुत जो स्टोमक का एसिड है वो ऊपर पास हो जाता है, और ये हार्ट बर्न जैसे सिम्टम प्रोड्यूस करता है। इसको एसिड रिफ्लक्स भी हम कहते हैं। हम ये मानते हैं कि ये तब होता है जब स्टोमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता हो, लेकिन इसका उल्टा है, स्टोमक में कम एसिड प्रोड्यूस होता है और इसीलिए फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से एक्चुअली अनडाइजेस्टेड फूड है तो इसकी वजह से गंगा उल्टी बहती है और हार्ट बर्न जैसे सिम्टम हमें फील होता है। अभी अगर यहाँ पे जस्ट सिम्टम लेवल पे अगर हम ट्रीट करेंगे, अगर हम एंटासिड्स लेंगे और एसिड का प्रोडक्शन जो है एसिड को और इनएफेक्टिव कर देंगे, तो होगा ये कि अनडाइजेस्टेड फूड और बढ़ता जाएगा, और साथ साथ में हम ऐड करते ही रहते हैं ऐसा अनहेल्थी फूड अगर हम स्टोमक में डालते ही रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इन्फ्लेमेशन होगा। सारे जो आइटिस है वो सब इन्फ्लेमेशन है। आँख में अगर होता है तो कंजक्टिवाइटिस है, स्टोमक में होता है तो गैस्ट्राइटिस है। तो इन्फ्लेमेशन है वो एक्चुअली में बॉडी का एक इंटेलिजेंट तरीका है, एक वे है जिससे कि वो टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने के लिए प्रयास करता है। अगर यहाँ पर भी हम अगर इन्फ्लेमेशन को भी सिम्टम लेवल पर ट्रीट करेंगे, अगर उसको सप्रेस कर देंगे, प्रॉपरली एलिमिनेट होने नहीं देंगे,
तो होगा ये कि वहाँ पे धीरे 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 अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर। और गैस्ट्रिक अल्सर होने के बाद भी अगर हम अपना सबक नहीं सीखते और अपनी लाइफस्टाइल जैसे है वैसे कंटिन्यू करते हैं, अगर नेचर के रूल्स को कंटिन्यूसली ब्रेक करते ही रहते हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा कि सेल्स जो वहाँ के हैं वो अपने ही वेस्ट मैटर में सफोकेट होने लगेंगे और अपनी नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और ऐसी कंडीशन में फिर कुछ सेल्स है, बॉडी बहुत ही हरक्यूलियन एफर्ट्स लगाता है, काफ़ी सारी एनर्जी और इंटेलिजेंस लगाता है कुछ सेल्स को म्यूटेट करने में, उनके जेनेटिक एक्सप्रेशन को वो मॉडिफाई करता है, म्यूटेट करता है, और जीन्स में ये चेंजेस आने की वजह से ये जो कुछ सेल्स है वो अननेचुरली और आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ कंट्रोल मल्टीप्लाई होने लगते हैं। और ये सेल्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं, हमें लगता है कि ये सारे जो सेल है वो पागल हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, भूल गए हैं कि एक शरीर का वो हिस्सा है, और उस शरीर को ध्यान में ना रखते हुए जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। लेकिन नेचर कुछ भी करती है तो उसमें इंटेलिजेंस होता है, उसमें कोई पर्पस होता है। यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हुए जो सेल है वो वेस्ट मैटर को एक्चुअली एब्जॉर्ब करने में काम आते हैं। ये जो टिश्यू है वेस्ट मैटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी तरीके से जो टॉक्सिक मैटर जिसको कि हमने एलिमिनेट नहीं होने दिया वो वहाँ पे एडजस्ट होता है और किसी तरीके से उसको बॉडी कंट्रोल कर देता है और सेल्स अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ दूसरे जो सेल्स है वो कर सकते हैं। इस सिम्टम को हम क्या कहते हैं? कैंसर। तो नेचर क्योर का ये जो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल है वो ये भी कहता है कि सारी जो क्रोनिक डिजीज़ है वो एक्यूट डिजीज़, एक्यूट प्रॉब्लम्स को जब सिम्टम लेवल पे ही ट्रीट किया जाए और रूट कॉज को एलिमिनेट ना किया जाए, उसके सिम्टम्स को जब सप्रेस किया जाता है तब ये क्रोनिक डिजीज़ होती है। और कैंसर को भी अनफॉर्चुनेटली अगर अभी तक भी अगर हम सबक नहीं सीखते हैं, कैंसर को भी अगर हम सर्जरी से ही रिमूव करने में मानते हैं और हार्मफुल रेडिएशन से अपने शरीर को बॉम्बार्ड करते हैं और केमिकल्स भी ऑफ कोर्स कीमोथेरापी देते हैं, सारे बाल झड़ जाते हैं, तो कैंसर के डॉक्टर्स ये जानते हैं कि अगर काफ़ी सारी प्रोबेबिलिटी है, बहुत सारे चांसेस है कि कैंसर के पेशेंट को दोबारा भी कैंसर हो सकता है। अगर अपनी लाइफस्टाइल में अगर हम चेंजेस नहीं लाते हैं तो यही होगा। तो ये है नेचर क्योर का सेकंड बेसिक प्रिंसिपल। नेचर क्योर का थर्ड बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी हीलिंग होता है वो बॉडी खुद करता है। मेडिसिन्स है वो तो जस्ट हेल्पिंग हैंड देती है, हीलिंग जो है वो प्रकृति करती है। हीलिंग फोर्सेस हमारे बॉडी में है जो कि नेचर के है, नेचर जो है वो हीलिंग करता है, हम तो बस उसको हेल्पिंग हैंड देते हैं। अगर नेचर का हीलिंग पावर जो है वो अगर बॉडी से चला गया है तो अच्छी से अच्छी मेडिसिन भी वर्क नहीं करेगी। तो हमारा काम है इंटेलिजेंट वे में, साइंटिफिक वे में नेचर के जो हीलिंग प्रोसेसेस है उसमें उसका सपोर्ट करना। तो नेचर क्योर की सारी जो थेरापीज़ है वो इसी डायरेक्शन में, इसी लाइन पे वर्क करती है। अगर बॉडी एलिमिनेट कर रहा है टॉक्सिन्स को तो उसमें उसको हेल्पिंग हैंड देना है, उसको सपोर्ट करना है, साथ साथ में जो भी हीलिंग क्राइसिस हो रही है उसको कंट्रोल में रखना है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देना है। और इवन क्रोनिक डिजीज़ है तो उसका भी ट्रीटमेंट यही लाइन पे वर्क करता है, बॉडी में से जो भी टॉक्सिन्स है उनको रिमूव करना और जो डिजीज सेल है, जो ओल्ड और डेड सेल्स है उन सब का बॉडी में से प्रॉपरली एलिमिनेशन हो जाने देना। और एक बार सारे टॉक्सिन्स निकल जाए उसके बाद नेचुरल बेसिस के ऊपर सारे सेल्स और टिश्यूज़ को रीबिल्ड करना प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दे के। तो नेचर क्योर की सारी थेरापीज़ यही लाइन पे वर्क करती है, चाहे वो फास्टिंग हो, वाटर थेरापी हो, मड थेरापी हो, योगा हो, जो भी नेचर क्योर की थेरापीज़ है सभी की सभी थेरापीज़ यही लाइन पे वर्क करती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा एटीट्यूड जो है इलनेस की तरफ कैसा होना चाहिए। अगर हमारा एटीट्यूड है कि हम बीमारी से लड़ना है, हमें अगर सिम्टम्स को सप्रेस कर देना है, किसी तरीके से सिम्टम्स को सप्रेस करके इफ़ वी वांट टू गेट ऑन विथ आवर लाइव्स, तो प्रॉब्लम होगा, किसी न किसी रूप में बीमारी फिर से वापस आएगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वे में आएगी। और ऐसा बार बार होता रहेगा तो हमारी इम्यून सिस्टम, हर एक हीलिंग क्राइसिस के बाद हमारी इम्यून सिस्टम वीकन होती जाएगी और अल्टीमेटली होगा ये कि हम क्रोनिक डिजीज़ के शिकार बन जाएंगे। तो एटीट्यूड हमारा क्या होना चाहिए? इनफैक्ट
अगर हम एटीट्यूड की बात करते हैं, मेंटल एटीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, तो प्रकृति में जो 3 गुण है वही के अलग अलग कॉम्बिनेशन में हमारा मेंटल एटीट्यूड होता है। कौन से है ये 3 गुण? तमस, रजस और सत्व। तमस, रजस और सत्व। और ये 3 गुण की अगर हम बात करें तो जो 3 भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तीनों एम्बॉडी करते हैं ये तीनों गुण को। धृतराष्ट्र थे वो बाय नेचर, उनका मानसिक नेचर तामसिक था। तो जो लोग में तमस प्रीडोमिनेंट है उनका मेंटल एटीट्यूड कैसा होता है? वो डिप्रेस्ड होते हैं, लो एनर्जी वाले होते हैं, लो विल पावर वाले होते हैं, लो इंटेलिजेंस वाले होते हैं। ऐसे लोग बीमारी अगर उनको नहीं भी है, अगर स्वस्थ भी है, तब भी ये काफ़ी डिप्रेस्ड होंगे और लो विल पावर वाले, लो एनर्जी वाले होंगे। तो ऐसे पेशेंट को अगर बीमारी होती है तो वो एकदम से ही उनका एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाता है, उनका विल पावर जवाब दे देता है और काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो ये एटीट्यूड तो बिल्कुल नहीं रखना है। जिन लोगों में रजस प्रीडोमिनेंट है तो उनका मेंटल एटीट्यूड क्या होता है? उनके पास विल पावर है, ये उनका पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन वो बीमारी को फाइट करने में मानते हैं। सत्व की कमी है, इसीलिए वो सिचुएशन को जैसे है वैसे देख नहीं पाते। सत्व की कमी है, विवेक की कमी है। तो ऐसे लोग जो है वो बीमारी को जनरली सिम्टम को सप्रेस कर बैठते हैं, रियल क्योर है उसके पीछे नहीं जाते हैं। ऐसे लोग हैं अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स में बंधे हुए होते हैं और इलनेस जो है वो उनके लिए एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो उसमें से बाहर आना चाहते हैं। और इसके लिए कभी कभी होता ये है कि बीमारी को जस्ट सिम्टम लेवल पे सप्रेस कर देने में मानते हैं। ये एटीट्यूड हम में से अभी जो हमारी जनरेशन है, अभी हमारी एज है, उसमें ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स हैं उनका ये एटीट्यूड होता है और ये एटीट्यूड भी हमें नहीं रखना है। जिन लोगों के मेंटल एटीट्यूड में, जिन लोगों के माइंड में सत्व प्रीडोमिनेंट है, सात्विक माइंड वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग चीयरफुल होते हैं, शांत होते हैं, सिचुएशन को जैसे है वैसे देख पाते हैं। ऐसे लोग ये मानते हैं कि परमात्मा उनके साथ जो कुछ भी करता है उनके भले के लिए करता है। अगर ये लोग बीमार भी होते हैं तो भी वो एक इलनेस को भी एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस के फॉर्म में देखते हैं। उनका मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। वो मानते हैं कि बीमारी उन्हें कुछ सिखाने के लिए आई है। वो एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में इलनेस को देखते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि मैंने कैसे ये बीमारी अपनी लाइफ में इनवाइट की थी और कैसे मैं इसको परमानेंटली रिमूव कर सकता हूँ, कैसे मैं खुद के अंदर इस बीमारी के द्वारा खुद के अंदर कैसे मैं बदलाव ला सकता हूँ, अपनी कौन सी आदतें मुझे बदलनी चाहिए, अपने कौन से रूटीन्स मुझे बदलने चाहिए, कैसे इस बीमारी के एक्सपीरियंस को लेके मैं मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली ग्रो हो सकता हूँ। ये एटीट्यूड अगर हमारा है तो हम सारी डिजीज़ को उनके रूट कॉज से एलिमिनेट कर पाएंगे, उनके रूट से हम सारी बीमारियों को भगा पाएंगे। बहुत कम पेशेंट्स में ये एटीट्यूड होता है। ये एक्चुअली वो लोग हैं जो रेयरली बीमार होते हैं। सो दैट इज़ इट। और बाय द वे, ये जो हमारा माइंड है उसके टेंडेंसीज़ के ये अलग अलग गुण है, हमारे मन की वृत्ति के ये सब अलग अलग फॉर्म्स है। और हमारा माइंड है वो जस्ट एक एक्यूमुलेशन है हमारे थॉट्स और बिलीव्स का, और इसीलिए उसको चेंज किया जा सकता है। तो जितना हो सके हम अपने माइंड को सात्विक बनाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। एंड इसके लिए मैं आपको एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। हमारा 1 महीने का योगा का कोर्स होता है और इसमें हम मंत्र योग, क्रिया योग, भक्ति योग, हठ योग, राजयोग, ऐसे अलग अलग सिस्टम से बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके एक पावरफुल सिस्टम बनाई गई है जिसको कि हर कोई व्यक्ति अप्लाई करके, प्रैक्टिस करके अपने लाइफ में खुद का और अपने आसपास के लोगों का कल्याण कर सकता है। तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ इस फ्री कोर्स में। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके फर्दर डिटेल्स भी अगर आपको चाहिए तो वो लिंक से मिल जाएंगे, और अगर आपको ज्वाइन होना है तो भी वही लिंक से आप ज्वाइन होने का भी लिंक मिल जाएगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।